हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा था तो हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, और जो कि सीटेट के सेकंड पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड पेपर में यहाँ से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्योंकि मैं ऑलरेडी सीटेट का पेपर क्वालिफाई किया हूँ, तो मेरे को एनसीईआरटी की बुक से ही पूरे 60 में से 60 क्वेश्चन मिले। तो आप सब ने ये बुक को पढ़ना है, और जिनके पास बुक अवेलेबल हैं वो मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते चलें, और जिनके पास बुक नहीं है तो वो पेपर और पेन लेके नोट्स साथ के साथ बनाते चलें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को टच करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का अलर्ट टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। कल हम पढ़ रहे थे मुग़ल साम्राज्य का चैप्टर 4 मुग़ल साम्राज्य। इसका हम पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 करेंगे। तो हमें पढ़ना है अब जब्त और जमींदार। फ्रेंड्स, जब्त का मतलब क्या होता है? जब्त का मतलब होता है कि जो राजस्व वसूली करने की प्रथा थी उसे जब्त कहा जाता था। और जमींदार वो होते थे जो उस भूमि से राजस्व वसूल करते थे। तो जो जमीन के मालिक हो जाते थे, राजस्व लेने के जिनके पास अधिकार होता था उन्हें जमींदार कहते थे, और राजस्व वसूली करने की जो प्रथा थी उस प्रथा को जब्त कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मुगलों की आमदनी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? उपज से मिलने वाला राजस्व। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। किसके माध्यम से राजस्व देते थे? स्थानीय सरदारों के माध्यम से या मुखिया के माध्यम से। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द प्रयोग करते थे, जमींदार। अब जमींदार किसे कहा जाता था? ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, इन दोनों के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है? जमींदार। तो हमें ये नोट करके लिखना है कि स्थानीय ग्राम के मुखिया को या शक्तिशाली सरदार को मुगल काल में जमींदार कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने, अब ये याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न किस तरह से बन सकता है कि ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि उनके राजस्व मंत्री कौन थे, टोडरमल थे। नहीं, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन इनडायरेक्ट ही आते हैं सीटेट में। और इस तरह से कि अकबर के समय में कृषि की पैदावार या कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया। और 4 नाम दे दिए जाएंगे, जैसे टोडरमल है, राजा मान सिंह है, बीरबल है और कोई। तो इस तरह से 4 नाम दिए जाएंगे, तो उनमें से हमें एक याद रखना है कि कीमत और कृषि का जो सर्वेक्षण किया था वो किसने किया था? टोडरमल ने किया था। आगे चलते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया था। और क्या लिया जाता था उनसे? राजस्व लिया जाता था। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था, और प्रत्येक मंडल की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई थी। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो राजस्व लिया जाता था वो हर एक मंडल से अलग अलग लिया जाता था, उसकी दर अलग होती थी, कहीं से कितना और किसी दूसरी जगह से कुछ अलग।
राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। फ्रेंड्स, ये याद रखना है कि जब्त किसे कहा जाता था? राजस्व व्यवस्था, जो राजस्व वसूल करने की व्यवस्था थी उसे जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। अब देखिए यहाँ पे दो राज्यों के नाम दिए हैं कि बंगाल और गुजरात। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि किन राज्यों में राजस्व व्यवस्था सफलतापूर्वक सफल नहीं हुई? तो वो हो सकते हैं हमारे बंगाल और गुजरात, ये दो राज्य हैं। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों के द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। हमने पहले पढ़ा था कि जो मनसब थे वो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनकी जो जागीरें थी वो घटती जा रही थी। ऐसा हमने पढ़ा था कि अकबर के समय में मनसबदार और जागीरें, जितने मनसब थे उनके पास उतनी ही जागीरें थी, लेकिन अकबर से औरंगजेब के शासन तक आते आते क्या हुआ था कि मनसब बढ़ते चले गए और जागीरें घटती चली गईं। और फिर जो राजस्व वसूल करने वाले व्यक्ति थे वो किसानों से अपने मनमानी दर पर राजस्व वसूल करने लगे थे। तो जब वो मनमानी दर पर वसूल करने लगे थे तो फिर क्या हुआ कि उनका शोषण किया जाने लगा और फिर उन्होंने विद्रोह करना आरंभ कर दिया। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी। हमें याद रखना है कि जो मुगल साम्राज्य था वो 17वीं शताब्दी के अंत में धीरे धीरे पतन की ओर चलने लगा था। फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र, अकबर के करीबी मित्र कौन थे? अबुल फजल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, यहाँ से याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अकबरनामा या आईने अकबरी किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। फ्रेंड्स, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अबुल फजल थे वो किसके समकालीन थे, किस मुगल के समकालीन थे? तो 4 नाम दे दिए जाएंगे। तो हमें करेक्ट नाम याद रखना है कि अबुल फजल अकबर के करीबी मित्र थे या उनके समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है कि अकबर के समय में उन्होंने कार्य किया था। अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। किसने आदेश दिया था? अकबर ने। किसको दिया था? अबुल फजल को। और किस लिए? शासनकाल का इतिहास लिखने के लिए। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। कितनी जिल्दों में लिखा? 3। इसका शीर्षक है अकबरनामा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो जिल्द लिखी गई थी उसका शीर्षक क्या था? अकबरनामा। और पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। ये हमें याद रखना है, एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। मतलब पहली जिल्द में क्या है कि जो पूर्वज थे उनका बयान है, और दूसरी में उनके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है, और तीसरी में क्या है? आईने अकबरी है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है। सबसे ज़्यादा रोचक कौन सी जिल्द है इनकी? आईने अकबरी। विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण है। फ्रेंड्स, हम इसे नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखो, हम शॉर्टकट नोट्स किस तरह से बना सकते हैं। जैसे हम याद रखेंगे इस तरह से कि अकबर, ठीक है, तो अकबर के समकालीन कौन थे? अबुल फजल। अबुल फजल। अब इन्होंने अकबरनामा लिखी, तो इस तरह से शॉर्ट नोट बनाएंगे, अकबरनामा। अकबरनामा इनकी बुक हो गई। अब इन्होंने अकबरनामा को 3 जिल्दों में लिखा। तो इसकी पहली जिल्द में क्या था? पूर्वजों के बयान थे। तो इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इस तरह से नोट्स बना के लर्न करेंगे तो हमें निश्चित रूप से याद रहेगा।
पूर्वजों के बयान थे, और दूसरी में क्या था, शासनकाल की घटनाएं थी, तो शासन की घटनाओं का वर्णन था। और तीसरी जो थी, जो तीसरा था वो क्या है, आईने अकबरी, आईने अकबरी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आईने अकबरी। ये बहुत ही रुचिकर भी रहा, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे इसमें तो पूर्वजों के बयान थे, इसमें शासन की घटनाएं हैं, और इसके अलावा ये जो आईने अकबरी है, इसमें हम नीचे लिखेंगे कि क्या क्या मिलता है इसमें। प्रशासन है, प्रशासन और घराने की सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल, इन सभी का ब्यौरा मिलता है। तो हम इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और अगर हम शॉर्ट नोट बना के पढ़ेंगे तो फिर हमें बहुत अच्छे से याद रहेगा, और एग्ज़ाम टाइम में हम भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं। अकबर की नीतियाँ। अकबर की नीतियों से तो हम सभी परिचित हैं। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए, इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबा, सूबा, अब सूबा क्या था, जो प्रांतों में बटा हुआ राज्य होता था उसे सूबा कहते थे। और ये किसके समय में था, ये अकबर के समय में था, अकबर के समय में था। और इनकी जो प्रमुख जिल्द थी वो अकबरनामा इनकी पुस्तक थी, और उसका थर्ड पार्ट, आईने अकबरी कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। हमें फ्रेंड्स ये पोस्ट याद रखनी है कि कौन सी पोस्ट किसके समय में थी, क्योंकि इनके समय मुगल काल में जो पद थे वो बदलते चले गए, है ना। जैसे राजस्व वसूल करने की प्रथा को जब्त कहा, और राजस्व वसूल करने वाले जमींदार, और इसके अलावा मनसबदार थे। और फिर जो प्रांतों में बटा हुआ भाग था उसे सूबा कहा जाता था, और जो सूबे के प्रशासक होते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था। और ये जो सूबेदार होते थे ये राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। और इसके अलावा जो वित्तीय अधिकारी था, जो पैसों से संबंधित अधिकारी था, उसे दीवान कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी। बख्शी, बख्शी किसे कहा जाता था, सैनिक वेतनाधिकारी को, जो सैनिकों का वेतन अधिकारी होता था, जो उन्हें वेतन निर्धारित करता था, वेतन देता था, उसे बख्शी कहा जाता था। अब ये बख्शी की पद किसके समय में थी, अकबर के समय में थी। सदर, सदर किसे कहते थे, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। जो धार्मिक कार्य करे और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था उसे सदर कहा जाता था। फौजदार मतलब सेना नायक, और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। अब आगे चलते हैं, नूरजहां की हिस्ट्री पढ़ेंगे यहाँ से। जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। फ्रेंड्स हम इसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे कि जो जहांगीर की पत्नी थी उनका नाम नूरजहां था, और नूरजहां इन्होंने खुद रखा था। इनका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने 1611 में विवाह किया, उसे नूरजहां का खिताब दिया। खिताब देने का मतलब है उन्होंने खुद से ये उपाधि उन्हें दी थी। नूरजहां की उनकी उपाधि थी, और इसी उपाधि के नाम से वो जानी जाती थी। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चांदी के सिक्के हैं। गोल भी बनाए थे और स्क्वायर शेप में भी बनाए थे उन्होंने। हाँ, और इसमें एक और उन्होंने स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे। दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। इस सिक्के के ऊपर लिखा हुआ होता था कि ये सिक्का रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है, और उनमें एक तरफ उनके अपने खिताब होते थे। जो खिताब उन्हें, जो भी उन्हें उपाधियाँ मिलती थी वो उपाधियाँ लिखते थे, दूसरी तरफ रानी बेगम का नाम लिखा हुआ होता था।
और किसके सिक्के थे फ्रेंड्स, ये याद रखना है हमें, चांदी के सिक्के चलाए थे इन्होंने, जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए थे। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान है। चौकोर मोहर बताती, ये हम देख सकते हैं, ये चौकोर मोहर है। उद्दात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश, हमें याद रखना है कि चौकोर मोहर जो थी वो, उसका मतलब क्या था कि उद्दात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश, ये उस पर लिखा हुआ था, मोहरों पर लिखा हुआ था। और गोल मोहर के अनुसार, ये गोल मोहर है, इसके अनुसार जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। और ये नूरजहां के द्वारा जारी किए गए फरमान थे, ये और ये। हमें इसमें इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जहांगीर के समय चांदी के सिक्के चलाए गए थे। और नूरजहां का बचपन का नाम क्या था, मेहरुन्निसा था। और इनके लिए चांदी के सिक्के चलाए गए, दो तरह की बनाई गई थी, एक चौकोर मोहर थी और एक गोल मोहर थी। जो गोल मोहर थी उसका मतलब था कि जो नूरजहां है वो चंद्रमा के समान सुंदर है और उसके समान वो वैभवशाली बन गई है। फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, मतांधता। मतांधता ऐसी व्याख्या या कथन, मतांधता क्या होता है, ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। मत आंधता, आंधता मतलब अंधापन होके, बिल्कुल आंखें बंद करके उस मत को स्वीकार कर लिया जाए, उसे कहते हैं हम मतांधता। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। अभिजात हमने अभी पढ़ा था, जिसके पास जितनी अधिक जात होती थी उसका उतना ही समाज में महत्व होता था। 1000 जात वाले भी थे, 5000 जात वाले भी थे और 10,000 जात वाले भी थे। ये अकबर के समय में भी थे और ये अकबर से लेके औरंगजेब के समय तक जात प्रथा रही थी, अभिजात वाली। तो जिनके पास जात होती थी तो वो अभिजात कहे जाते थे। 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। सन 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों, अब पादरी कौन थे, जो रोमन कैथोलिक थे, रोमन कैथोलिक थे, उन्होंने उनको पादरी कहा जाता था, और जरतुस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू कर दी थी। ये चर्चाएं कहाँ होती थी, इबादत खाने में। फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो इबादत खाना था वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो धर्म के मामलों पर चर्चाएं होती थी वो कहाँ पर होती थी, तो वो कहाँ होती थी, इबादत खाने में होती थी। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों और सभी धर्मों की रीति रिवाजों में अकबर ने अपना इंटरेस्ट बनाए रखा था। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्ता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। मतान्ता का मतलब ही होता है कि मत, किसी भी विचार को, मत को बिल्कुल आंखें बंद करके स्वीकार कर लेना, उस चाहे वो सही है या गलत है उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं बोलना। तो जो व्यक्ति इस तरह से किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो वे अक्सर कट्टर ही होते हैं। और अकबर का ऐसा विचार था कि ऐसे कट्टर लोगों से टकराव नहीं होना चाहिए अगर शासन को सुचारू रूप से चलाना है तो। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। अगर वो कट्टर जो मतान्ता वाले व्यक्ति हैं और जो किसी ऊंचे पद पर या ओहदे पर हैं, तो अगर वे अपनी प्रजा को जिस तरह की शिक्षा देते हैं, अगर वो
असमंजस पैदा करने वाली शिक्षा देते हैं तो उनकी जो प्रजा है वो उसे स्वीकार करती है, और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो समाज में एकता भी बनाए रख सकती हैं और विभाजन भी कर सकती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। ये विचार इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अकबर की नीति थी, धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति का नाम क्या है? सुलह एक कुल नीति या सर्वत्र शांति, और उस नीति का नाम है सुलह ए कुल। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु यहाँ हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक चित्र दिखाई दे रहा है, और ये इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए, ये सभी विद्वान हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो चर्च के पोप भी दिखाई दे रहे हैं, और हिंदू पंडित पुजारी भी दिखाई दे रहे हैं, और मुस्लिम जो उनके पदों पर होते थे, जो धार्मिक इमाम जिन्हें कहा जाता था, वो भी हैं। तो यहाँ पे सभी धर्मों के अनुयायी जो उच्च पदों पर होते थे, धार्मिक पदों पर, उन सभी के साथ, विद्वानों के साथ अकबर विचार विमर्श करता था। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र, एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह एक कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। किसने मदद की थी? अबुल फजल ने। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। फ्रेंड्स, यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्य को संपन्न किया। संस्कृत के जो ग्रंथ होते थे उनका फारसी में अनुवाद करवाया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। जो अकबर के समय में जो ग्रंथ होते थे उनका अनुवाद किया जाता था, तो वो कहाँ किया जाता था? मकतब खाने में, या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की, जो अनुवाद करवाते थे। महाभारत, रामायण और लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे याद रखना है, पहली बात, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो किस में किया गया है? रज्मनामा। और किस भाषा में अनुवाद किया गया है? फारसी भाषा में। और एक बार इस तरह से भी क्वेश्चन लिखा हुआ आ चुका है कि महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत वेद व्यास ने लिखा था, ये हमें याद रखना है। अकबर की सुलह एक कुल नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उनके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों की जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ये देखिए, यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में एकत्रित होते थे, और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वरिक शांति मतलब सुलह एक कुल नीति के सिद्धांत का पालन किया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, उसके पश्चात कैसा रहा? मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। जो भारत उपमहाद्वीप था, तो यहाँ पर जहाँ मुगल साम्राज्य था तो वो बहुत ही धनी देश हो गया था, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। अब इतना धनवान होने के बावजूद भी यहाँ दरिद्रता भी दिखाई दी। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष में दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मनसब का मतलब क्या होता है? सरकारी पद। और मनसबदार का मतलब हो गया वे व्यक्ति जिनके पास के सरकारी पद या सरकारी ओहदे होते थे, जिनको उच्चतम प्राप्त था। कुल 8000 में से 445 ही थे।
कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य का अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। आगे चलते हैं। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम ही धन बचता था। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे आगे चलते हैं। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि जो 17वीं सदी थी उसके अंतिम वर्षों में मुगल काल का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। तो क्यों हो गया था? क्योंकि जो शासन की सत्ता थी वो कुलीन वर्ग के हाथों में, मुगलों के जो कुलीन वर्ग थे उनके हाथों में अधिक जाती जा रही थी, वो अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों के में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। इसके मुगल साम्राज्य के बाद कौन से दो राज्य थे जो सत्ता में आए थे? हैदराबाद और अवध। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि फिर भी 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। राजा और रानियाँ। राजा और रानियाँ। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा और रानियाँ थे। फ्रेंड्स, वीडियो हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स के हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें लास्ट तक देखना है क्योंकि इसकी हर एक लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सीटेट में पता नहीं, सीटेट का पेपर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है धीरे धीरे, तो पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से और किस लाइन से हमें मिल जाए, इसलिए सभी पूरे लाइनों को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं। विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल हैं। सुलेमान कहाँ के शासक थे? ओटोमन तुर्की के। उसके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो तुर्की में जो सुल्तान सुलेमान थे, उन्होंने किन किन राज्यों तक अपना विस्तार किया था अपने राज्य का। तो देखो यहाँ पे हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया था, ऑस्ट्रिया को घेर लिया था और इसके बाद बगदाद और इराक को भी हथिया लिया था। ये हमें याद रखने हैं कौन कौन से राज्य हैं जिन पर के ओटोमन ने अपना विस्तार कर लिया था। और मोरक्को तक और उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था, ये ऑलरेडी उन्हें मानते थे। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया था। नौसेना का मतलब होता है जल सेना, नेवी। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी का मतलब होता है विधि निर्माता का खिताब भी दिया गया। कौन थे सम्राट यहाँ पे? सुल्तान सुलेमान। क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चल के 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अकबर के अन्य समकालीन शासक, ये इम्पोर्टेंट है कि जो अकबर के समकालीन शासक थे वो कौन कौन थे? इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, ईरान के सफाविद शासक शाह अब्बास और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलयेविच, जो कि इवान द टेरिबल के नाम से कुख्यात हैं। वो प्रसिद्ध नहीं है, वो इवान द टेरिबल, टेरिबल मीन्स भयानक, भयंकर,
ईवान द टेरिबल के नाम से वो कुख्यात हैं। तो यहाँ हमें याद रखना है कि जो अकबर के समकालीन शासक थे वो कौन कौन थे। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली थी इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, दूसरे ईरान के सफाविद शासक शाह अब्बास, और तीसरे थे जार ईवान रूसी शासक जार ईवान चतुर्थ बेसिल येविच। अब ये तीन तो समकालीन थे, अब एक कौन नहीं हो सकता है, तो वही ऑप्शन में इस तरह से पूछा जा सकता है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो रूसी शासक जार ईवान थे वो किस नाम से कुख्यात थे, तो उनका नाम था ईवान द टेरिबल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। चैप्टर 4 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 5 के साथ, सभी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।